Hi guys and welcome back to the channel Deepak Ched of Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 5th of October 2025. तो गाइज आज है तारीख 5 अक्टूबर 2025 और है संडे। अब क्योंकि संडे है इसलिए हम लोग अपना वीकली रिवीजन करने वाले हैं। तो पिछले सप्ताह में जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों ने कवर किए हैं, सब कुछ मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि हम लोग चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं देते और वही चीज़ एग्जाम में अगर मिल जाती है क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया हुआ होता उस वजह से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं, रिवीजन मैं ही करवाऊंगा और जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो भी मैं ही पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, तो मतलब जिसने भी बीच में मान लो पिछले सप्ताह में 1-2 लेक्चर मिस कर दिए हैं, 2-3 लेक्चर मिस कर दिए हैं, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरीके से सेशन कवर करूंगा ये वीकली वाला जिसमें सब कुछ होगा। ठीक है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो भी रिवीजन पॉइंटर्स के माध्यम से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल दोस्तों जो अभी रिसेंटली पिछले सप्ताह न्यूज़ में रहा है, ये टॉपिक हमारा GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ही स्पेस वाला सेक्शन भी आता है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था एस्ट्रोसेट के बारे में। एस्ट्रोसेट एक ऐसी सैटेलाइट है जिसको भारत ने लगभग 10 साल पहले लॉन्च किया था। तो 10 इयर्स हो चुके थे इसको लॉन्च करे हुए। ये भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिस वजह से यह न्यूज़ में बना हुआ था। ये देखिए, मैंने आपको आसानी देने के लिए यहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी लगा दिया है जिससे हमको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ सर, हम लोगों ने न्यूज़पेपर को, पूरे सप्ताह के न्यूज़पेपर को रिवाइज कर लिया है। ये काम आपके लिए यूट्यूब पर कोई नहीं करता कि हाँ एक सप्ताह का न्यूज़पेपर दोबारा से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, लेकिन हमने बीच में एक बार सेशन किया है, वो बहुत पसंद आया आप लोगों को। ये हमारा इस टाइप का सेकंड सेशन है। आपका प्यार बना रहेगा, ये कंटिन्यूअस सेशंस अपलोड होते रहेंगे जो हमारा वीकली सेशन है। अब इस एस्ट्रोसेट में हमने क्या क्या डिस्कशन करना था ज़रा सुनिए। कोई भी अगर सैटेलाइट मिशन, ये भी न्यूज़ में होते हैं, तो इसको लेकर एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कि हमारा इसका पर्पस क्या था, हमने क्यों इसको लॉन्च किया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसमें कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न बनता है कि इसमें कौन कौन से कोलैबोरेशंस थे, यानी कि ये खुद से हम लोगों ने बनाया है या फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी इसमें हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्योंकि 10 साल हो गए थे इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च करे हुए, जिसको हमने लॉन्च किया था एग्जैक्टली 28 ऑफ सितंबर 2015 में, 2015 में लॉन्च किया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C-30 रॉकेट से लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। और ये भारत का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी था। मल्टी वेवलेंथ UV और एक्सरेज को डिटेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की। और ये सैटेलाइट बेसिकली एक प्रकार से टेलीस्कोप का काम करता है जो हमें यूनिवर्स में से बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, वैसे हमने इसको डिज़ाइन किया था कि ये 5 साल तक काम करेगा, यानी 2015 में जब लॉन्च किया तो हमारा टारगेट था कि ये 2020 तक वर्क करेगा, लेकिन सक्सेसफुल ये चलता रहा और आज 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, स्टिल ये वर्क कर रहा है। और इस एस्ट्रोसेट के अंदर में 5 इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे क्योंकि कोई भी सैटेलाइट आप इस्तेमाल करोगे तो उस सैटेलाइट का एक पर्पस होता है कि ये सैटेलाइट ये 5 प्रकार के काम करेगा। अब 5 प्रकार के काम करने के लिए उसमें आप लोगों ने अलग अलग यंत्र लगाने होते हैं कि ये वाला जो यंत्र है इसका ये वाला काम होगा, ये वाला यंत्र है इसका ये वाला काम होगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाने होते हैं। तो हमने 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे एस्ट्रोसाइट में। एक UVIT है, दूसरा LAXPC है, तीसरा CZTI है, चौथा XXT है और पांचवा SSM है। अब क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैंने पूरे ये डिटेल भी दे दिया है। ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको हमने UVIT दिया है नाम। तो इसका मेन काम था कि अल्ट्रावायलेट को और इनविजिबल लाइट इमेजेस को कैप्चर करने का काम करेगा। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है LAXPC, दैट इज लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर। इसका काम था लो एनर्जी के एक्सरेज को स्टडी करना। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जैसे लो एक्सरेज की जो स्टडी होती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ब्लैक होल्स को फाइंड करने में। फिर वैसे ही CZTI है, कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर। ये बेसिकली हार्ड एक्सरेज को डिटेक्ट करने का काम कर रहा था। फिर है सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप जो सॉफ्ट एक्सरेज को कैप्चर करता था। फिर है स्कैनिंग स्काई मॉनिटर जो कंटिन्यूसली हमारे जो एक्सरेज होते हैं स्काई के अंदर में उसको मॉनिटर करने का काम करता है।
तो ये नाम में ही पता चल रहा है कि भाई इनके मेन काम क्या क्या है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने एस्ट्रोसेट में लॉन्च किया था। लॉन्च की तारीख थी 28 सितंबर 2015। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 10 साल इसको पूरे हो चुके हैं। दिमाग में इस बात को बैठाए रखना। ये भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए कि रिसेंटली भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी चर्चाओं में थी, ये कौन सी है जो न्यूज़ में देखने को मिला है? तो वो है एस्ट्रोसेट। तो अभी सर 10 साल ये अंतरिक्ष में रहा, तो क्या इसने कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमको नहीं दी हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारी फाइंडिंग्स दी। तो इसकी डिस्कवरी में ब्लैक होल की खोज हो गई, न्यूट्रॉन स्टार, एफयूवी फोटॉन्स फ्रॉम गैलेक्सीज, उसके अलावा प्रॉक्सिमा, सेंटोरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर खोज की है इसने, डिस्कवरीज की हैं, उसमें नई नई प्रकार की स्टडीज़ को ऐड किया है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये इंडिया ने अकेले किया था एस्ट्रोसैट? नहीं, इसमें हमने कोलैबोरेशन किया था। इसमें डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों कोलैबोरेशंस थे। डोमेस्टिक की बात करेंगे तो हमारा इसरो है, उसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की बात करेंगे तो कनाडा, यूके ने मिलकर यहाँ पे इस एस्ट्रोसैट पे वर्क किया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दैट्स इट, खत्म भाई पहला आर्टिकल। फटाफट आओ दूसरे आर्टिकल पर। दूसरा आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने मोटोक कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन किया था। एक्चुअली में क्या हुआ था, ये रहा आपके सामने न्यूज़पेपर का आर्टिकल कि मोटोक कम्युनिटी हाल ही में चर्चाओं में थी क्योंकि टॉर्च लाइट रैली निकाली जा रही थी असम के अंदर। और ये रैली का मेन पर्पस था, ये लोगों की डिमांड है कि हमको एसटी का स्टेटस दिया जाए। यानी मोटोक कम्युनिटी स्केड्यूल ट्राइब्स की मांग कर रही है कि सर हमको एसटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि एसटी का दर्जा मिलते ही जो एसटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह वगैरह और भी ढेरों बेनिफिट्स, वो सारे बेनिफिट्स इन सभी लोगों तक पहुंच सकेंगे अगर इनको एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो, ठीक है। पहली चीज एग्जाम के लिए ध्यान रखना कि मोटोक कम्युनिटी कौन से स्टेट के अंदर में पाई जाती है, तो ये असम के अंदर पाई जाती है। असम के अंदर ही दोस्तों ये मोटोक कम्युनिटी की मांग चल रही है। मोटोक कम्युनिटी के पास में करंट समय पर एक ऑटोनोमस काउंसिल भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके पास में पावर्स बहुत कम है। तो उसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले तो भैया हमको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो। और स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के लिए 2014 में बीजेपी जब पावर में आ रही थी असम में, तो ये वादा किया था कि मोटोक कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये डिमांड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें 6th स्केड्यूल में भी ऐड किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो छठा स्केड्यूल है, छठे स्केड्यूल में आपको पता है आज के समय पर केवल और केवल 4 राज्य प्रेजेंट हैं। और वो कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको कई बार याद रखने के लिए हम लोग ATMM करके पढ़ते हैं। तो ये 4 राज्य आपको देखने को मिलेंगे जो 6th स्केड्यूल में प्रेजेंट हैं। इसी वाले स्केड्यूल में आने की मांग करता है ये हमारा मोटोक कम्युनिटी, क्योंकि 6th स्केड्यूल में आते ही अपनी इनकी बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी। इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगा, जिसके माध्यम से ये अपने सारे जितने भी लॉज हैं उनको गवर्न कर पाएंगे, अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अपने ज़मीन के राइट्स, अपने खुद के सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशनल लॉज, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद से गवर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है, मोटोक कम्युनिटी कौन से राज्य से एसोसिएटेड है, विच इज़ असम, क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। और न्यूज़ में रहने के पीछे का रीज़न है यहाँ पर एसटी स्टेटस की मांग करना एंड 6th स्केड्यूल में शामिल होना। चलिए बस थर्ड आर्टिकल जो हमने पढ़ा था दोस्तों, ये चाइना की पांडा डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कशन किया था। और पांडा डिप्लोमेसी के बाद हम लोगों ने एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जायंट पांडास के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो ये जायंट पांडा क्या होते हैं, आइए फटाफट इसके बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज पांडा डिप्लोमेसी वी विल डिस्कस, ठीक है। ये देखिए रिसेंटली द हिंदू में ये खबर छपी थी कि एंड ऑफ एन एरा, लैटिन अमेरिकाज ओनली जाइंट पांडा ऑन इट्स लास्ट लैप। कहने का मतलब यह है कि चाइना ने ये जो पांडा है, ये पांडा मेजोरिटी ऑफ पांडास चाइना में पाए जाते हैं। चाइना ने इतिहास में बहुत सारे देशों को पांडा दिया है एज अ गिफ्ट, कि अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने के लिए, यानी जो कहते हैं ना सॉफ्ट पावर की तरह चाइना ने इन पांडा का इस्तेमाल किया। तो उन देशों में इन्होंने पांडा को एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया। मैक्सिको को भी यहाँ पर चाइना ने पांडास गिफ्ट किए थे बहुत पहले। तो आज मैक्सिको में केवल एक पांडा बचा हुआ है, जिसकी उम्र 35 साल ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इनकी जो उम्र होती है पांडास की, वो भी लगभग इतनी ही चलती है, ठीक है। अगर ये जंगल में रह रहे हैं तो कम उम्र होती है, या फिर इनको एक जू के अंदर, चिड़ियाघर में प्रोटेक्शन दिया गया है, तो ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।
तो अभी यही बोला जा रहा है, लैटिन अमेरिका बेसिकली बात हो रही है मैक्सिको की। मैक्सिको में एक लौता पांडा बचा हुआ है, उसकी उम्र भी 35 हो चुकी है, वो भी जल्दी जा सकता है। ठीक है, तो ये रिसेंटली चर्चाओं में था। तो भाई ये पांडा मैक्सिको में गया कैसे? क्योंकि चाइना ने गिफ्ट किया था। क्योंकि चाइना पहले, इतिहास में मैं आपको बता रहा हूँ, 1980s से पहले की बात बता रहा हूँ, 1980 से पहले चाइना किसी देश के साथ में दोस्ती को बढ़ाने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए ये पांडास गिफ्ट करता था, क्योंकि पांडास और कहीं नहीं पाए जाते। और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू होता है तंग डायनेस्टी से। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो यूएसए के प्रेसिडेंट को ये पांडास गिफ्ट करे गए थे उस समय पर। और ये 1980s तक चाइना पांडास को गिफ्ट करता चला गया। 1980s के बाद चाइना में दिमाग आया, मतलब दिमाग क्या आया, चाइना ने ये सोचा कि हम अब पांडा को गिफ्ट के तौर पे नहीं देंगे, क्योंकि गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, वो देश ले लेता है, कुछ मिलता नहीं। अब हम इन पांडास को लोन के तौर पर देंगे। एक देश हमें लोन के तौर पे हमसे पांडा लेगा, ये चाइना ने सोचा। यानी पांडा लेगा, उसके बदले में वो देश बहुत सारा पैसा देने वाला है चाइना को। उस पांडा को जो भी देश लेगा वो अपने जू में, चिड़ियाघर में रख सकता है। लोग बहुत सारे इच्छुक होते हैं देखने के लिए, तो वो चिड़ियाघर में आएंगे, घूमने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, तो उस जू के ज़रिए ढेर सारा पैसा भी वो पर्टिकुलर कंट्री जनरेट कर सकता है। तो चाइना ने यहाँ पर यह सोचा कि अब हम लोग इसको लोन के फॉर्म में देंगे, और लोन के फॉर्म में देना शुरू कर दिया। पांडा लोन्स इसको कहा गया। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टेप है चाइना का, क्योंकि चाइना ने उन देशों से पहले कांटेक्ट किया जिन देशों से बदले में चाइना कुछ ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के पास में ढेर सारा यूरेनियम प्रेजेंट है। तो यूरेनियम को लेकर डील करने के लिए चाइना ने पांडा लोन्स दिया कि भैया आप ये पांडा रखो, अपने जू में रखना, लोग इंटरेस्ट रहेंगे, घूमने आएंगे, आपको बस इतना छोटा सा अमाउंट चुकाना है, छोटा सा अमाउंट दे देना है ना। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाइना ने अपनाया, जिसको हमने पांडा डिप्लोमेसी का नाम दिया। नाउ ये तो चलो हमने समझ लिया पांडा डिप्लोमेसी है, कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। जैसे एक बार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को लेकर बन गया था, भैया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कौन से देश की स्ट्रैटेजी है? वो चाइना की स्ट्रैटेजी है। वैसे ही पांडा डिप्लोमेसी कौन फॉलो करता है? वो चाइना फॉलो करता है। ठीक है, अब ये कौन से पांडास देते हैं अलग अलग देशों को? जायंट पांडा देते हैं। जायंट पांडा जो बेसिकली भालू वाले परिवार को बिलोंग करता है, ये चाइना में ही पाया जाता है। इन पांडा की मेन डाइट होती है बैम्बू, यानी बांस को खाते हैं। लेकिन बांस को खाने का तरीका अलग है दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, ये पांडा के आप हाथ देख रहे हैं, गोल गोल से हाथ जो ये नजर आ रहे हैं, ये वैसे तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन यहाँ पे अंगूठा नहीं है। ये छोटे सा यहाँ पर आप दिख रहा है, बस खाली देखने में लग रहा है अंगूठा, लेकिन इनके पास में अंगूठा नहीं होता। इसलिए वर्ड यूज किया गया है स्यूडो थंब, कि देखने में लग रहा है लेकिन अंगूठा नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, ये बांस को अपने पाम के ऊपर, अपनी रिस्ट के ऊपर इस तरीके से रखते हैं। रखने के बाद में यहाँ पर उसको उंगलियों से दबाने के बाद में खाते हैं। इनका बिहेवियर याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। फिर बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की। तो IUCN के अंदर में इन पांडा को वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। एंड सिंबल आज के समय पर जो हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, उसका लोगो में पांडा बना हुआ है, वो भी 1961 से। आज दुनिया में जितनी भी पांडा की पॉपुलेशन है, उसके लगभग 2300 के आसपास ये प्रेजेंट है। 2300 के आसपास पांडा की प्रजातियां प्रेजेंट हैं। प्रजातियां नहीं कह सकते, आबादी इनकी देखने को मिलती है बस। यानी इसलिए इसको IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया, यानी प्रजाति काफी खतरे में। ठीक, चलिए भाई आगे आते हैं अगले न्यूज आर्टिकल पर। नाउ अगले न्यूज आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDFs वगैरह मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, कल या परसों से ये जो पेड ग्रुप के प्राइसेस हैं ज्वाइन करने के, वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं पिछला 1 महीना दे चुका हूं आप सभी लोगों को। पिछले 1 महीने से मुझे ढेर सारे स्टूडेंट्स ने रोका था कि सर प्राइसेस को नेक्स्ट मंथ तक इंक्रीज मत करना, वरना मैं 1 सितंबर से प्राइस इंक्रीज करने वाला था। अब फाइनली यहाँ पर 1 या 2 दिन में बस, तो ये आप देख पाओगे 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर से इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो ये आपको आज 499 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, ये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से इसका इंक्रीमेंट नहीं किया है, मतलब शुरू से ही हमारा ये 499 रुपीज़ में हमने ग्रुप को रख रखा है। इस ग्रुप में क्या मिलता है, ये वाले PDFs जो आपके सामने प्रेजेंट है, जो ये रिविजन पॉइंटर्स हो गए, या फिर आपके जो नॉर्मल PDFs डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के होते हैं, जिसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं या एज इट इज रीड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में सभी PDFs मिलते हैं। इन PDFs को यहाँ पे पाने के लिए आपको ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर आप लंबे समय के लिए करंट अफेयर्स के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का मेजोरिटी ऑफ पोर्शन हम लोग हिट कर लेते हैं। तो ये डेली कंटेंट भी आपको मिल जाता है, तो इधर उधर लिखने की, नोट्स बनाने की, इधर उधर भागने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है।
और ग्रुप को ज्वाइन करने का अभी के लिए जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा एंड डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लेना, चेक कर लेना और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। मतलब शुरू के तो हम कर ही चुके हैं, अगला आर्टिकल पर आते हैं। ये हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, याद होगा, तो मैंने आपके लिए एडिटोरियल के भी रिवीजन पॉइंटर्स बना दिए हैं। ये जो प्रताप सिंह रेड्डी साहब हैं, इन्होंने आर्टिकल लिखा था, वो भी हार्ट अटैक को लेकर, आपको शायद याद आ रहा होगा। अब आप कहोगे सर एडिटोरियल मेंस के लिए रेलिवेंट होते हैं, तो मैं कब कह रहा हूँ कि यहाँ पर कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ लो, जो काम की चीज़ है। ये बस खाली मैंने आपको कुछ डिटेल दे दी है जिसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं इस एडिटोरियल से। जैसे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत विस्तार से, ये तो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स बना दिए हैं। जैसे आप देखोगे आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि भाई भारत के अंदर में सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आज नौजवानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज कह सकते हैं हम लोग कि जिनकी उम्र 35 के आसपास है, 35 से के आसपास या उम्र है या 35 से अंडर है, ऐसे लोगों की जो पॉपुलेशन आज भारत में वो 50% के आसपास है। 50% लोग ऐसे हैं, लेकिन आज यही लोग हार्ट अटैक के पेशेंट बन रहे हैं। रीज़न उनका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, शराब सिगरेट इन सब का यहाँ पर कह सकते हैं कंजम्पशन करना, रूटीन अपना बहुत बिगाड़ रखा है, सही तरीके से नींद ना लेना, पुअर डाइट लेना, तो ये सब कारण बन सकता है। फिर उसके बाद एक कुछ साइन मिलते हैं लोगों को तो इग्नोर कर देते हैं, जैसे चेस्ट में पेन होना, थकान होना, स्वेटिंग होना बेफालतू की, और सही तरीके से सांस ना आना। तो ये सारे वार्निंग साइन, लेकिन इसको कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करने की वजह से लोग फिर हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं। तो राइटर का यही कहना है कि भैया आपका जो हार्ट हेल्थ है ये नेशनल प्रायोरिटी है। आपकी हार्ट हेल्थ देश को आगे बढ़ा सकती है। कहोगे देश को आगे बढ़ा सकती है, क्यों? क्योंकि आप जीवित रहोगे, काम करोगे, देश के लिए कंट्रीब्यूशन दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंसान का जो जीवन है वो देश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसके लिए हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज हम इग्नोर कर देते हैं। ये बात राइटर ने बोला था। चलिए फिर अगला न्यूज़ आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडिया भूटान रेल कनेक्टिविटी 2024 प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंडिया भूटान की बात करते हैं तो दोस्तों पहला ये इंडिया भूटान के बीच में रेलवे लिंक को जोड़ा गया है, फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट, जिस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रेल लाइन बनाई गई हैं और 2 रेल लाइन के माध्यम से भूटान और भारत को जोड़ दिया गया। ट्रेन में बैठो, इंडिया से भूटान, भूटान से इंडिया आया जाया जा सकता है। ये 2 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला प्रोजेक्ट का नाम है कोकराझार एंड गेलेफू। कोकराझार असम में है, गेलेफू भूटान में है। ठीक है, फिर दूसरा है बनरहत एंड सम से, बनरहत वेस्ट बंगाल में है, सम से भूटान में है। तो ये प्रोजेक्ट्स दोस्तों अनाउंस कर दिए गए हैं। कुछ साल लगेंगे, कुछ करोड़ों रुपया का खर्चा होगा, लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे तो ट्रेन की कनेक्टिविटी बन जाएगी बिटवीन इंडिया एंड भूटान, जिसमें टोटल डिस्टेंस होने वाला है 89 किलोमीटर्स का। भूटान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रीज़न यह है क्योंकि भूटान से जब हम लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे तो भूटान अपने ट्रेन्स के माध्यम से, यानी अपने रेलवे लाइन के माध्यम से भारत के 1.5 लाख किलोमीटर के रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा। जब इतने बड़े नेटवर्क से वो कनेक्ट हो जाएगा तो अपने सामान को वो इंडिया के जरिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि भूटान करंट समय पर एक ऐसी लोकेशन पर है जिसको हम लैंड लॉक लोकेशन बोलते हैं, यानी आसपास कोई भी समुद्र का रास्ता नहीं है, चारों तरफ देश ही देश हैं। इंडिया भूटान की इस लंबे समय से हेल्प करता आया है। हमने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में भूटान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ ये भी प्रोजेक्ट जो हो रहा है, जो रेल लाइंस बन रही हैं, इससे ट्रेड, टूरिज्म, पीपल टू पीपल रिलेशंस, ये सभी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। आप देखिए ये पर्टिकुलर मैप को देखिए, ये है वेस्ट बंगाल, ये है असम और ये है अपना भूटान। तो भूटान में जो एक जगह है सामसे और इधर है गेलेफू। गेलेफू को जोड़ा गया है असम के कोकराझार से और भूटान के सेमसे को जोड़ा गया है बनरहत से। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 रेल लाइंस बनेंगी जिसके माध्यम से भूटान भी अपने सामान को इंडिया में भेजकर फिर इंडिया के वेस्ट बंगाल से जो नीचे हमारे बंदरगाह पोर्ट से वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है। ओके, देन इंडिया ने ये भी यहाँ पे एक टारगेट लिया है कि भैया भूटान का जो ये 13th 5 ईयर प्लान है,
2024 से लेकर 29 तक का जो ये पर्टिकुलर प्लान है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए भूटान को हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। भूटान में कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत ने भूटान की बहुत मदद की है, जिससे भूटान बिजली बनाता है और इंडिया वो बिजली खरीदता भी है। हमने भूटान में प्रोजेक्ट्स लगाने की हेल्प की है और फिर उनसे ही बिजली खरीद भी रहे हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में देखोगे तो चूका है, ताला है, फिर उसके बाद में मंगचेहू है, देन उसके बाद में कुरिचू है, फिर यहाँ पर है पुना संगचू। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट ये आया है कि असम के अंदर जो जगीगोपा इनलैंड वाटरवे टर्मिनल है, इसको भी ऐड करा जा रहा है एक नई कनेक्टिविटी के तौर पे। भूटान को इससे जोड़ा जाएगा ताकि भूटान को एक और रास्ता मिल जाएगा कि दुनिया के बाजार तक भूटान भारत की नदियों के जरिए पहुंच सकता है, अपने सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है एसएसटीसी के बारे में और ये भी एक पर्टिकुलर एडिटोरियल है जिसको हमने डिस्कस किया था, शायद आपको याद आ रहा होगा। और ये इसका एसएसटीसी का फुल फॉर्म है साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। यहाँ पर देखिए राइटर ने, दोनों ने मिलकर इस आर्टिकल को डिस्कस किया था और बोला था कि भैया आज एसएसटीसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हमें इंडिया को इसके इंपॉर्टेंस की वैल्यू को समझना होगा। अब ये टॉपिक में मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली एडिटोरियल। ये वाला एडिटोरियल आपके प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेगा। एसएसटीसी के बारे में हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल में कुछ राइटर्स ने मिलकर इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो एसएसटीसी का मतलब क्या है? ये एक प्रकार का कोऑपरेशन है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज, ध्यान रखिएगा, जैसे इंडिया, चाइना जैसे ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ डेवलप्ड कंट्रीज जो विकसित देश हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के नेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी डेवलप्ड नेशंस हैं। तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं लाइक यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज, ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो तीनों का जो कॉपरेशन है उसी को नाम दिया गया है एसएसटीसी। ठीक है, याद रखिएगा, विच इज साउथ साउथ ट्रायंगुलर कॉपरेशन। ये ट्रायंगुलर कॉपरेशन का मतलब ही इसमें क्या है? डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस एंड प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन तीनों को मिलाकर ये एसएसटीसी बन जाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, यहाँ पर याद रखिएगा इंडिया ने अहम रोल यहाँ पे प्ले किया है। इंडिया ने ढेर सारे जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनके ऊपर में काम किया है। इंडिया यूएन फंड बनाया गया, 75 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को हम लोगों ने फंडिंग दी है अलग अलग 56 देशों में। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट हमने किया है। आधार कार्ड, यूपीआई सिस्टम आज दुनिया में डेवलपिंग नेशंस में पहुँच रहा है, स्पेशली अफ्रीकन नेशंस में पहुँच रहा है, कैरिबियन नेशंस में पहुँच रहा है। फिर फूड सिक्योरिटी इनोवेशंस पे काम किया है हम लोगों ने। फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई हम लोगों ने की है, राइस की बहुत बड़ी सप्लाई हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इंडिया का लीडरशिप है इसके अंदर में, एसएसटीसी के अंदर में, ध्यान रखिएगा। तो एसएसटीसी याद रखिएगा एक ट्रायंगुलर कॉपरेशन है। ट्रायंगुलर कॉपरेशन मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग लोग शामिल हैं जिससे ट्रायंगुलर कॉपरेशन बनाया गया है। पहला डेवलपिंग नेशंस, सेकंड डेवलप्ड नेशंस एंड थर्ड वन इज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशन। ठीक है, एसएसटीसी के बारे में क्लियर हो गया। एसएसटीसी का 2025 का थीम क्या है इस साल का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2025 के अभी यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में इस बार थीम भी पूछ लिए गए थे। तो 2025 का जो थीम है वो है इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं। ये भी हमारा एडिटोरियल खत्म हुआ, एसएसटीसी क्या है ये आपको समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा, ट्रंप का गाजा पीस प्लान 2024 एंड 2025। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है यार भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली, आपको पता है, गाजा पट्टी के अंदर में शांति बनाने के लिए एक प्लान दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, जिसको दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने सपोर्ट किया, इवन इंडिया ने भी सपोर्ट किया। ठीक है, पीएम मोदी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया कि हाँ इंडिया इसको एक्सेप्ट करता है। इस पीस प्लान के अंदर में मेन पर्पस है कि गाजा पट्टी और साथ ही साथ इजराइल के बीच का जो ये विवाद है, इस विवाद में शांति बनाई जा सके। इस पीस प्लान में ये भी बोला गया है जो इजराइल के आज के समय पर बंदी हैं, जो बंदी बना के हमास ने अपने पास में कैप्चर करके रख रखा है, और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस हैं जो इजराइल के अंडर में हैं, दोनों को ये रिलीज करेंगे, दोनों को छोड़ेंगे, जिससे ये शांति बनाई जा सकेगी। लेकिन ये प्लान अभी तक हमास ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर हमास इस प्लान को रिजेक्ट कर देता है, दैट मीन्स यहाँ पर इजराइल कह चुका है कि उसके बाद ये सारी की सारी सिचुएशन इजराइल अकेला हैंडल करने वाला है। इसमें इंडिया का रोल क्या है? भारत ने इस प्लान को वेलकम किया है और बोला है कि भैया ये शांति बनाने के लिए बेस्ट प्लान है। दैट्स इट।
फिर हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था विच इज अबाउट एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। दोस्तों याद होगा, मैंने आपको बताया भी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को हम एनसीआरबी कहते हैं। ये है वो एनसीआरबी की इंफॉर्मेशन। 1986 में ये बॉडी बनाई गई थी टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। टंडन कमेटी ने बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला, तब ये एनसीआरबी बनाया गया। एनसीआरबी का जो मेन मंत्रालय है, यानी क्वेश्चन बन सकता है किस मंत्रालय के अंतर्गत ये एनसीआरबी आता है, तो वो है दोस्तों आपका होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय के अंडर में एनसीआरबी आता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। एनसीआरबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। एनसीआरबी का काम क्या है? इसका काम है दुनिया भर का डेटा कलेक्शन, रिपोर्ट्स को हमारे सामने प्रेजेंट करना। दुनिया में कितने अपराध हो रहे हैं, किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, सारे केसेस को डील करने का काम करता है एनसीआरबी। कितने एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो रही है देश के अंदर में, कितने गैंग रेप्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी, ये सारे के सारे केसेस, सेक्सुअल ऑफेंडर्स का सारा डेटाबेस हमारे सामने ये प्रेजेंट करता है। कौन से राज्य में अपराध बढ़ रहा है, किस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, ये सारा काम एनसीआरबी का है रिपोर्ट में रिलीज करना। कहोगे वेट, ये रिपोर्ट 2023 की कैसी है, क्यों ये 2023 क्यों लिखा हुआ है? तो दोस्तों क्योंकि आखिरी रिपोर्ट 2022 में रिलीज हुई थी, 2023 की रिपोर्ट पिछले 2 साल से अटकी हुई थी। तो फाइनली 2 साल का समय पूरा हो चुका है और अब 2023 में रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जो अगली एनसीआरबी की रिपोर्ट आएगी वो 2024 की आएगी, उसके अगली आएगी वो 2025 की आएगी। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2023 की है एंड यही अभी तक की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें 2023 के सभी प्रकार के क्राइम्स को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से अपराध किस किस लेवल पर हो रहे हैं। ये आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल है, मैंने इंडियन एक्सप्रेस से इसको डिस्कस किया था, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि जो नंबर ऑफ क्राइम्स हैं, स्पेशली साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, आप समझ रहे, जो कंप्यूटर्स के माध्यम से किए जाते हैं, हैकिंग की जाती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर्स फ्रॉड जो हो रहे हैं उसको हमने साइबर क्राइम केसेस में काउंट करना है। तो 2018 में साइबर क्राइम बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन ये केसेस धीरे धीरे साल ब साल बढ़ते चले गए। जैसे जैसे अपने देश में डिजिटाइजेशन हुआ, हम सभी लोग डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़े, उतने ही ज़्यादा डिजिटल अपराध भी बढ़ते चले गए। समझ गए? तो ये बात एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोल दिया है। आगे सुनिए, तो ये 2023 की रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट कहती है भैया इस बार जो क्राइम है वो 7.2% से बढ़ा है। जो वायलेंट क्राइम्स हुआ करते थे, जिसको हम ट्रेडिशनल क्राइम्स कहते थे कि भाई किसी का मर्डर कर देना या रेप हो जाना, ये क्राइम्स तो यहाँ पे फिर भी कम हो रहे हैं, ये क्राइम्स फिर भी कम हो रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है आज के समय पर दोस्तों वो कौन सी है? वो है साइबर क्राइम को लेकर। साइबर क्राइम के केसेस आज हमारे देश में लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। साइबर क्राइम के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। जो ये साइबर क्राइम है 31.2% से इंक्रीमेंट नजर आया है। और कौन कौन से देशों में साइबर क्राइम के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, कौन कौन से राज्यों में? तो इसमें हमारा सबसे पहले कर्नाटका है, देन तेलंगाना है, देन यूपी है। तो कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी, याद रखिएगा, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस करेंट समय पर नज़र आ रहे हैं। फिर बात आती है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वल्नरेबल ग्रुप्स की, ठीक है, कि भाई किस किस के प्रति सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। तो वेमेन के अगेंस्ट में देखोगे 7% से केसेस इंक्रीज हुए हैं, एससीज के अगेंस्ट में 4% से, एसटीज के अगेंस्ट में 28.8% से, एंड बच्चों के अगेंस्ट में जो क्राइम बढ़ा है वो 9.2% से बढ़ा है, जिसमें ढेर सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़े हैं। किसी के साथ में पैसों का फ्रॉड करना, नकली जाली कागज बनवाना, ऐसे भी फ्रॉड्स लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं अपने कंट्री के अंदर में। ये एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था विच इज अबाउट RODTEP स्कीम, याद आ रहा होगा। इसका नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो स्कीम है आप देख पाओगे न्यूज़ आर्टिकल है, जिस न्यूज़ आर्टिकल में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, तारीख बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सी स्कीम है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि भैया देखो बहुत सारे हमारे देश में एक्सपोर्टर हैं जो सामान को एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में। जब वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज, चार्जेस, टैक्सेस, ये सारे के सारे पे करने पड़ते हैं, जिसमें से बहुत सारे टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं लेकिन रिफंड नहीं हो पाते। तो उसके लिए ये स्कीम लेकर आई गई कि भैया ये ध्यान रखा जाएगा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे देश के जो लोग सामान बेच रहे हैं बाहर विदेशों में, उनको पूरी तरीके से सहायता दी जाए।
जहाँ जहाँ पर टैक्स उनका रिफंड होना चाहिए, सारे रिफंड्स उनको टाइम पर दिए जाएं। उनको जितनी छूट हो सकती है उतनी छूट मिलनी चाहिए। जैसे उनके जो अनरिबेटेबल है सेंट्रल टैक्सेस हैं, स्टेट लोकल टैक्सेस हैं, उसको रिफंड करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल ड्यूटी हो गया, वैट ऑन फ्यूल हो गया, ये सारे के सारे टैक्सेस उनको लौटाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है और इसी ने ही यहाँ पर ये सारा रिकमेंडेशन दिया। और आज में जो इस स्कीम के अंदर बजट सरकार ने अनाउंस किया है वो 15,070 करोड़ रुपए अनाउंस किया है। तो इस स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ बस इतना ही है, अपने देश के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना, एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर पूरी तरीके से जहाँ जहाँ पर टैक्स उनका बच रहा है उसको रिफंड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश का एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। तो ये स्कीम 2026 तक बढ़ गई है, तारीख इसकी बढ़ गई है, 2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमने नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था अबाउट एंटिलियंस। ये आपको याद होगा, ये भी न्यूज़पेपर में ही छपा था। ये आर्टिकल में ये था कि 2 नई एंटिलियन की प्रजाति जो है वो केरला से डिस्कवर की गई हैं। 2 नई प्रजाति डिस्कवर की हैं एंटिलियंस की। एंटिलियन क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है, इंसेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो स्टेज है वो काफ़ी खतरनाक होती है। जैसे बटरफ्लाई की स्टेज होती है ना, वैसे इसकी स्टेज होती है। तो एंटिलियंस में ये वैसे पर लगे हुए हैं, जैसे आप इसको कई बार कह सकते हैं भैया ये तो ड्रैगन फ्लाई की तरह लग रहा है, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई है नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। या ड्रैगन फ्लाई कह लो, डेमसल फ्लाई कह लो, इन सबसे ये अलग है। पहले ये अंडे की फॉर्म में होता है, अंडे से फिर ये कीड़ा बनता है, फिर कीड़े से प्यूपा बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्यूपा से ही यहाँ पर ये पर वाला एंटिलियन बनता है। ध्यान रखिएगा, ये इसकी पूरी लाइन है, या पूरा इसका लाइफ साइकिल है। जब ये कीड़ा होता है ना, जिसको बोलते हैं लार्वा का स्टेज, लार्वा का स्टेज जब ये कीड़ा होता है, एक बग की तरह दिखाई देता है, ये 1 से 2 साल उसी कीड़े की फॉर्म में रहता है। हालांकि नुकसान नहीं देता, ये हमारे एनवायरमेंट को फायदा देता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर में जो चींटियां हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसको खाने का काम करता है। 1-2 साल तक जमीन के अंदर खींच खींच के उन कीड़ों को ये खाता रहता है, समझ गए? क्योंकि रेत में गड्ढा करके नीचे रहता है ये, तो चींटियों वगैरह को खाने का काम करता है। लेकिन अब क्या है, फिर धीरे धीरे ये प्यूपा का फॉर्म लेता है। प्यूपा का फॉर्म के बाद में सीधा ये इस प्रकार से एंटिलियंस बन जाता है। तो 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं एंटिलियंस की। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों स्पीशीज कहाँ पे फाउंड करी गई हैं? ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर में पाई गई हैं। एक का नाम है इंडोफेनेस केरेलेंसिस और दूसरा है इंडोफेनेस सहेद्रियंसिस, और ये दोनों की दोनों वेस्टर्न घाट्स में पाई गई हैं केरला के अंदर में। ये प्रजातियां ध्यान रखिएगा। फिर एंटिलियंस के बाद याद आ रहा होगा, हमने एक और स्पीशी के बारे में डिस्कस किया था, वो कॉफ़ी की प्रजाति है। कॉफ़ी का एक नया पौधा खोजा गया है, इसका नाम है ऑफियोर्जिया एकिनेटा। ध्यान रखिएगा। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए कि बताओ हाल ही में ऑफियोर्जिया एकिनेटा न्यूज़ में था, ये क्या है? तो नई कॉफ़ी की प्लांट स्पीशी है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर में पाई गई है, केरला के अंदर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। अगेन जो 2 नई एंटिलियन की प्रजाति पाई गई हैं वो भी केरला में पाई गई हैं, और ये कॉफ़ी का प्लांट भी केरला में ही पाया गया है। ठीक है, ये जो प्लांट है ऑफियोर्जिया एकिनेटा, ये ऑफियोर्जिया मुंगोस के साथ में एसोसिएट करा गया है। क्यों? क्योंकि ऑफियोर्जिया मुंगोस भी एक प्रकार का पौधा है, एक प्लांट है, जो कैंसर की मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कॉफ़ी बनकर आएगी इस प्लांट से, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ये बताया जा रहा है। फिर याद होगा, मैंने आपको ये कॉफ़ी का स्टैटिस्टिकल डेटा शेयर किया था कि आज दुनिया में जो सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, इंडोनेशिया है एंड इथियोपिया है। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, भारत 7वें नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। फिर मैंने आपको कॉफ़ी की 4 वेराइटीज़ बताई थी, टाइप्स बताए थे। कहोगे 4 वेराइटी, ये तो अरेबिका और रोबस्टा 2 ही प्रजातियां होती हैं? नहीं, अरेबिका रोबस्टो का अलावा दोस्तों 2 स्पीशी और होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक लाइबेरिका है और दूसरा एक्सेल्सा है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि बताओ कॉफ़ी का प्लांट का जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से हुआ? तो कॉफ़ी एग्जैक्टली ओरिजिनेट होती है इथियोपिया से, और आज इथियोपिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इथियोपिया से कॉफ़ी शुरू होती है और उसके बाद दुनिया भर में ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन फैल गया। फिर हमने डिस्कस किया था रेड सैंडर्स के बारे में। रेड सैंडर्स, जिसका साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटेलिनस, यानी लाल चंदन की लकड़ी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पीआईबी का टॉपिक था, जिसमें बोला जा रहा था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 82 लाख रुपए, 82 लाख रुपीस अनाउंस कर दिए हैं रेड सैंडर्स को बचाने के लिए। क्योंकि ये जो लाल चंदन की लकड़ी है, ये हमारे भारत में केवल 2 ही जगह पे पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और बहुत छोटी मोटी मात्रा में आपको ये तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाती है, बहुत छोटी मोटी मात्रा में। नहीं तो फिर ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में ही ये लाल चंदन की लकड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका लोकेशन याद रखिएगा। ये एंडेमिक स्पीशी है जो कुछ ही रीजन्स में पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश में।
और जो ये लाल चंदन की लकड़ी है ये ड्राई क्लाइमेट में, गर्म क्लाइमेट में ग्रो करती है। इसको आज हम दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं और कई बार कल्चरल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं शादी वगैरह में भी ये चंदन इस्तेमाल होता है। वुड ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस लाल चंदन की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपयों की जाती है, इसलिए इसकी स्मगलिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो आज लाल चंदन की लकड़ी को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने ये कंजर्वेशन स्टेटस का यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा। IUCN में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, दैट मीन्स काफ़ी खतरे में है ये प्रजाति। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में रखा गया है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में रखा गया है, ताकि इसको हाई प्रोटेक्शन दी जा सके, कोई यहाँ पर इसकी स्मगलिंग वगैरह ना करे। फिर लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था ना आर्टिकल में, ये वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी नाम की बॉडी है जिसने 82 लाख रुपए का ये पूरा प्रोटेक्शन अनाउंस करा है लाल चंदन की लकड़ी के लिए। तो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्या है? एक ऐसी बॉडी जिसको 2003 में सेटअप करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर में, यानी एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई बॉडी है, विच इज़ ये स्टैचुरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इतना ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर हमने डिस्कस किया था नई रामसर साइट्स। आपको पता है बिहार के अंदर में 2 नई रामसर साइट्स आ चुकी हैं, 2 नए ऐसी झीलें हैं जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक है गोकुल जलाशय, ये जो गोकुल जलाशय है बिहार में है, बक्सर के अंदर, इसको रामसर साइट का टैग दे दिया गया है। ये एक ऑक्सबो लेक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आती है उदयपुर झील, ये बिहार के अंदर वेस्ट चंपारण में है, ये भी एक प्रकार की ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होती हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। तो बस खाली भी नाम ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में कुछ झीलों को रामसर साइट का दर्जा मिला है, नाम आपको ऑप्शन में दे देगा, तो कम से कम पता तो होना चाहिए। गोकुल जलाशय है, उदयपुर झील है, जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला है। रामसर साइट्स क्या होती है आपको पता है? देखो, रामसर नाम का जो एक शहर है ये ईरान के अंदर में प्रेजेंट है, जहां पर 1971 में अलग अलग देशों ने मिलकर एक कन्वेंशन को साइन किया, यानी एक अग्रीमेंट साइन किया। और सभी देशों का मेन टारगेट ये था कि अलग अलग देशों में जो भी झील वगैरह होंगी, लेक्स होंगी, पॉन्ड्स होंगे, इनको अगर सुरक्षा की ज़रूरत होगी तो उनको रामसर साइट का टैग दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इंडिया ने 1982 में दोस्तों इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया था। तो हमारा आज के समय पर मेन पर्पस है इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देना, इन वेटलैंड्स की सुरक्षा करना। तो ये रामसर साइट्स, 2 नई रामसर साइट्स हैं जिनका नाम याद रखना है, उदयपुर झील और दूसरा है हमारा गोकुल जलाशय। उसके अलावा इस साल न्यूज़ में रहने वाली ये और भी रामसर साइट्स हैं, ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था सर क्रीक के बारे में, याद आ रहा होगा। सर क्रीक के डिस्प्यूट को लेकर अभी परसों ही आर्टिकल पब्लिश हुआ था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, एंड द स्टेटमेंट इज कि पाकिस्तान विल गेट अ रिप्लाई फॉर एग्रेशन एट सर क्रीक, ऐसा राजनाथ सिंह जी ने बोला। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान अगर सर क्रीक वाली जगह पर जरा सा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सर क्रीक वाले हिस्से के पास में पाकिस्तान मिलिट्री बिल्टअप कर रहा है, तो अगर ये छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है देन इंडिया विल टेक केयर ऑफ इट। भारत यहाँ पर इसका पूरी तरह से रिप्लाई देने वाला है। तो सर क्रीक है क्या? 96 किलोमीटर की एक पतली सी पानी की पट्टी कह सकते हैं, मतलब जैसे नदियाँ होती हैं ना वैसे ही है। लेकिन फ़र्क यह है कि जो क्रीक होता है, ध्यान रखिएगा, क्रीक नदी जितना गहरा नहीं होता, नदी ज़्यादा गहरी होती है। ये सर क्रीक कहाँ पर है सर? गुजरात के पास में है। ये आप देख पाओगे, हमारा गुजरात का मैप है। गुजरात के मैप पे इस टिप वाले पॉइंट पे जूम करते हैं तो वो टिप वाला पॉइंट कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें ये वाला हिस्सा है दोस्तों नदी का पट्टा, जिसको हमने सर क्रीक का नाम दिया है। इस सर क्रीक के माध्यम से हमारा जो गुजरात है, गुजरात से पाकिस्तान का सिंध सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। पीछे पाकिस्तान है, इधर गुजरात है। पाकिस्तान कहता है ये हिस्सा हमारा है, इंडिया कहता है भैया ये हिस्सा हमारा है। अलग अलग प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर आप लोग देख लोगे तो ये हिस्सा हमारा है। ये इंडिया का स्टांस है। यानी भारत यहाँ पर कहता है, भारत इसको क्लेम करता है मिड चैनल के माध्यम से, यानी कि थालवेग प्रिंसिपल जो है, थालवेग प्रिंसिपल के माध्यम से इंडिया क्लेम करता है, इंडिया कहता है इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कि ये जो टेरिटरी है वो हमारी है। समझ गए? तो इंडिया यही कह रहा है कि भाई सर क्रीक के पास में अगर ये मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं कर लो, लेकिन कुछ भी गड़बड़ी हुई तो इंडिया यहाँ पर ध्यान रखेगा, इंडिया इस पूरे अग्रेशन का बढ़िया तरीके से जवाब देगा, इसका इतिहास, ज्योग्राफी सब बदल देगा। समझ गए? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अब ये सर क्रीक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो जो पानी की पट्टी है ना, केवल पानी की पट्टी नहीं है, वो रिच है। रिच मतलब उसमें बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, ढेर सारी ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों वो जो सर क्रीक है वो कराची के पास में है। कराची आप समझ गए, पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिटी।
जहाँ पर बहुत सारे मतलब जो पैसों से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कराची में हैं। तो कराची सर क्रीक के पास में है भाई। और राजनाथ सिंह जी ये भी कहते हैं कि अगर कोशिश करोगे ना इंडिया को भड़काने की या भारत के अंदर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की या सर क्रीक पे कुछ तबाही मचाने की, तो याद रखना हमारी नेवी तैयार है। हमारी नेवी सीधा कराची जाएगी, कराची को सीज कर लेगी। समझ गए? चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। फिर हमने डिस्कस किया था कि सरकार ने गेहूं के ऊपर में एमएसपी को बढ़ा दिया है, वो भी 160 रुपये क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, ये आर्टिकल डिस्कस किया था, याद होगा। तो एमएसपी बढ़ा दी गई है, अब इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये याद रखना कि एमएसपी डिसाइड कौन करता है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट। लेकिन ये अकेले डिसाइड नहीं करते, ये सीएसीपी के रिकमेंडेशन के आधार पे डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, सीएसीपी रिकमेंड करता है, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कितना रुपया एमएसपी में दिया जाएगा। ठीक है, इसमें स्पेशल फोकस है वीट के ऊपर, क्योंकि भैया किसी कारण की वजह से गेहूं चर्चाओं में है, क्योंकि गेहूं पे एमएसपी बढ़ा है। तो गेहूं के बारे में पढ़कर जाइए। गेहूं एक ऐसी फसल है जो राबी क्रॉप कहलाती है, ध्यान रखिएगा। राबी क्रॉप वो फसलें होती हैं जो सर्दियों के समय पर बोई जाती हैं, और फिर जब थोड़ी गर्मी होती है, यानी जैसे कि अभी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में क्या होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर गेहूं की फसल लगाई जाएगी खेतों में, फिर इसकी कटाई होगी अगले साल अप्रैल या जून के बीच में। समझ गए? और अभी हम देखोगे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा चावल का कंजम्पशन करते हैं। चावल के बाद दूसरी जो सबसे ज़्यादा चीज़ खाई जाती है वो है गेहूं। और आज गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत में कौन कौन से राज्य टॉप पर हैं, तो इंडो गैंगेटिक वाली बेल्ट याद रखिएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जो गेहूं को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। भारत गेहूं को प्रोड्यूस तो करता है, और हम लोग टॉप 3 प्रोड्यूसर्स में आते हैं। देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला चाइना है, और सेकंड नंबर पर इंडिया है, एंड थर्ड नंबर पर रशिया है। ध्यान रखना, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन जब हम सेकंड लार्जेस्ट पर आते हैं तो ढेर सारा एक्सपोर्ट भी करते होंगे। नहीं, एक्सपोर्ट हम इतना नहीं कर पाते क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हम पहले अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। एक्सपोर्ट के मामले में 1% से भी कम शेयर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट करते हैं बहुत नामात्र के हिसाब से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने आर्टिकल लगा हुआ है। इंडियन मेड H-125 हेलीकॉप्टर, भारत का खुद का बनाया हुआ H-125 हेलीकॉप्टर, ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा, बनाया जाएगा कोलार में, कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में, वो भी 2027 में ये पहली डिलीवरी शुरू हो जाएगी। क्या भारत इसे अकेले बना रहा है? नहीं, इसमें टाटा की कंपनी जो है ये एयरबस के साथ, एयरबस फ्रांस की कंपनी है, ध्यान में रखिएगा। तो टाटा और एयरबस दोनों मिलकर काम करेंगे H-125 हेलीकॉप्टरों को बनाने के लिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ, जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था ध्रुव क्या है, ध्रुव यहाँ पर दोस्तों कौन सा है, लाइट हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा। वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है H-125 हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है, तो H-125 भी दोस्तों एक लाइट हेलीकॉप्टर है, याद रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी कर्नाटका में, और टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे, और फर्स्ट डिलीवरी 2027 में इसकी की जाएगी। ये लाइट सिंगल इंजन वाला हाई अल्टीट्यूड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसको हम टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि हल्का है तो ऊंची उड़ान भर सकेगा, तो पहाड़ों में, स्पेशली बर्फीले पहाड़ों में इसको उड़ाया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, ये पहला प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली यूनिट होने वाला है। यहाँ पे पूरी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को असेंबल किया जाएगा। तो एक असेंबल यूनिट बनाई जा रही है, जिससे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हमने एक आर्टिकल, बेसिकली एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा, विल चाइना कैप्चर इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट, क्या चाइना इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट को ग्रैब कर सकता है? क्योंकि आर्टिकल में ये था, जैसे सोलर पैनल्स आज हम लोग लगवा रहे हैं, तो सोलर पैनल्स का जो मेन शुरुआत है वो चाइना के पास है। चाइना से ही रॉ मटेरियल आता है, असेंबल किया जाता है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चाइना आज दुनिया में सोलर पैनल के मामले में राज करता है, डोमिनेट करता है। ये डोमिनेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है कि आज दुनिया भर की कंट्रीज को सोलर पैनल के लिए चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। समझ गए? तो क्या आने वाले समय पर इलेक्ट्रोलाइजर के मामले में भी चाइना इसी तरीके से प्रोमिनेंसी को गेन कर लेगा? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आंसर है नहीं, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आएगा, सर इलेक्ट्रोलाइजर क्या है?
चाइना इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट को कैप्चर कर सकता है, यही तो आर्टिकल है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर वो डिवाइस है जिससे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर में पानी को रखते हैं, उस पानी में से, क्योंकि पानी क्या है, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो उस पानी में से हमें ऑक्सीजन अलग करना है, हाइड्रोजन अलग करना है। तो इलेक्ट्रोलाइजर में हम क्या करते हैं, पानी से हम लोग हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। और अलग कैसे करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। फिर इसी हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में। समझ गए? तो इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए दो मेन इलेक्ट्रोलाइजर आते हैं मार्केट में। एक आता है एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर, दूसरा आता है पीईएम। पीईएम वाला ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा प्योरिटी के साथ में आता है, लेकिन इसमें इरिडियम और प्लैटिनम का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो एल्कलाइन वाला ये इलेक्ट्रोलाइजर है, सस्ता होता है, इसमें निकल और स्टील का इस्तेमाल होता है। तो अगर एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर की बात करेंगे तो चाइना ये वाला मार्केट तो ले सकता है, क्योंकि चाइना के पास में ढेर सारा निकल और स्टील प्रेजेंट है। लेकिन इरिडियम प्लैटिनम चाइना के पास नहीं मिलता, चाइना इंपोर्ट करता है, तो यहां पर ये वाला मार्केट चाइना नहीं ले पाएगा। समझ गए? भले ही दुनिया का टॉप हाइड्रोजन प्रोड्यूसर चाइना हो, लेकिन चाइना एएल के इलेक्ट्रोलाइजर बनाता है, पीईएम वाले नहीं बनाता। पीईएम वाले आज ज़्यादा डिमांड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, बेटर तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए। फिर कल के आर्टिकल्स हैं, कल हमने डिस्कस किया था स्टेबल कॉइन के बारे में, याद आ रहा होगा। तो निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि हमारे नेशंस को, अलग अलग देशों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए स्टेबल कॉइन्स के साथ में डील करने के लिए। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया था स्टेबल कॉइन क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो कम से कम आप उसको हैंडल तो कर पाओ। स्टेबल कॉइन क्या है? एक प्रकार के डिजिटल कॉइन है, ध्यान रखेगा। लेकिन इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? कोई भी मार्केट में, ये देखो, स्टेबल कॉइन कौन रिलीज करता है? प्राइवेट कंपनीज स्टेबल कॉइन्स को मार्केट में इशू करती हैं, रिलीज करती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कॉइन है इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी? स्टेबल कॉइन, नाम से पता चल रहा है स्टेबल यानी स्थिर रहता है। तो इस कॉइन को वैल्यू देने के लिए इसके पीछे का कोई जो एसेट है ना, उस एसेट से इसकी वैल्यू को लिंक कर दिया जाता है। एसेट बोले तो एसेट का मतलब है यहाँ पर गोल्ड की बात कर रहे हैं, या फिर हम डॉलर की बात कर रहे हैं, करेंसी नोट्स की बात कर रहे हैं। अब गोल्ड वगैरह है भाई, आज गोल्ड 1 लाख रुपए से ऊपर जा चुका है, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। ठीक है, और अगर कम हुआ भी, गोल्ड का वैल्यू कम हुआ तो एक लिमिट के नीचे कम नहीं होने का, एक लिमिट पर आ जाएगा। समझ रहा हूं, उस लिमिट से नीचे नहीं जाने का। अब होगा क्या, यानी कि एक स्थिर वैल्यू यहां पर गोल्ड की हमें देखने को मिल जाती है, यानी स्टेबल है ये। तो हमने क्या किया, जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स की वैल्यू को डिफाइन किया है सोने के हिसाब से, सोने से लिंक कर दिया, गोल्ड से लिंक कर दिया। अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू बढ़ेंगी, गोल्ड की वैल्यू कम होगी तो स्टेबल कॉइन्स की वैल्यूज कम होंगी। इसको जारी कौन करेगा? प्राइवेट कंपनीज यहां पर इशू करेंगी मार्केट में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए स्टेबल कॉइन्स क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये पैक्ड होती हैं, PEGGED की बात हो रही है, पैक्ड होती हैं एसेट्स के साथ में, यानी एसेट्स के साथ में लिंक करते हैं, जिससे इनको स्टेबिलिटी मिल जाती है। दैट्स इट। फिर हमने न्यूज आर्टिकल डिस्कस किया था कफ सिरप डिस्प्यूट को लेकर। भाई कफ सिरप को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई। कफ सिरप पीने की वजह से मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की जान गई और राजस्थान में 2 बच्चों की जान गई। जब ये एनालिसिस किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भैया कफ सिरप में कुछ नहीं था, तमिलनाडु की सरकार कहती है कफ सिरप में था, और वो क्या था? डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल था, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई और उनकी जान चली गई। तो आप एग्जाम के लिए आपको यही पता होना चाहिए डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल एग्जैक्टली होता क्या है। डाइथाइलिन ग्लाइकोल दोस्तों एक ऐसा टॉक्सिक कंपाउंड है, यानी जहरीला केमिकल है, जिसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री के अंदर पेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकोल का भी इंडस्ट्री में ही पेंट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। समझ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं आज के समय पर। इनका बॉडी पे इफेक्ट क्या है कि अगर ये बॉडी में बढ़ जाए तो इससे एक इंसान का किडनी फेल हो सकता है, नर्वस सिस्टम फेल हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है। तो ये चीज़ें इन सिरप में मिलाई गई थी, जिसको पीने की वजह से ये कुछ केसेस आए हैं, और इससे इंडिया की इमेज को झटका लग रहा है। क्योंकि इतिहास में देखोगे तो 2020 में जम्मू में ये केस निकल कर आया था, गाम्बिया में 2022 में काफ़ी सारे बच्चों की जान गई थी जो भारत से सिरप इस देश में गई थी उसको पीने की वजह से, उज़्बेकिस्तान से भी केस आया था। तो आज के समय पर एडवाइजरी यह है कि भैया थोड़ा निगरानी बना के रखो, अपने सर्विलांस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि इन कंपनीज़ पर निगरानी बनाई जा सके कि ये कंपनीज़ कर क्या रही हैं और कितना ज़्यादा घोटाला कर रही हैं, करप्शन कर रही हैं कि सिरप में डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल जैसे टॉक्सिक कंपाउंड को मिला रही हैं। ठीक है,
चलिए, इसमें बस यही याद रखना है डाइथाइलिन ग्लाइकोल और एथाइलिन ग्लाइकोल का क्या यूज़ है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एडिटोरियल, स्पेशली यहाँ पे राइटर ने बात की है क्लीन एनर्जी के बारे में कि भैया क्लीन एनर्जी के लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस एक्सपेंशन पे काम करना होगा। तो क्लीन एनर्जी को लेकर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये फैक्ट्स आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकते हैं एज वेल एज मेंस में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। जब मैं बात करता हूँ मेंस में कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो भैया कोई भी क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर या क्लाइमेट चेंज को लेकर टॉपिक हो तो ये बातें आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। जैसे सोलर पावर के मामले में इंडिया आज तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है। आज भारत की जो टोटल इकॉनमी है उसमें 5% का कंट्रीब्यूशन क्लीन एनर्जी से आ रहा है, क्योंकि क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए ढेर सारी नौकरियां जनरेट हो रही हैं। क्लीन एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों सोलर एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की, समझ गए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यही है हमारी क्लीन एनर्जी। तो इसको हम बड़े लेवल पर प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूस करने के साथ साथ आज उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। तो इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है 2030 तक $2.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है। इतना पैसा मिलेगा तभी हम क्लीन एनर्जी पे काम कर पाएंगे, तभी हम कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे मतलब आज कोयले से बिजली बन रही है ना, तो उस पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी। तो हमें इतने अमाउंट की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मार्केट में ग्रीन बॉन्ड वगैरह भी सरकार ने शेयर करे हैं। ग्रीन बॉन्ड आप समझ रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड देके लोगों से, पब्लिक से पैसा ले लेना, उस पैसे को फिर सूद समेत ब्याज के साथ में चुकाना। लेकिन जो पैसा इकट्ठा होगा सरकार के पास में ग्रीन बॉन्ड के जरिए, वो सारा का सारा पैसा दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के ऊपर खर्चा जाएगा। फिर याद होगा एक आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था, पोलैंड एक ऐसा देश बन चुका है जो तैयार हो रहा है नाटो के फ्यूल नेटवर्क पाइपलाइन को ज्वाइन करने के लिए। नाटो का ये फ्यूल नेटवर्क पाइपलाइन क्या है? देखो, नाटो आप समझ गए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज के समय पर 32 देश हैं। लेटेस्ट कंट्रीज यहाँ पर इसमें स्वीडन और फिनलैंड है। इसका हेडक्वार्टर ब्राज़ील्स के अंदर में प्रेजेंट है। और इस नाटो का एक आर्टिकल 5 आता है जो बहुत खतरनाक है। आर्टिकल 5 कहता है कि भैया इन 32 देशों में से किसी भी देश ने, मतलब कोई भी इन 32 के अलावा कोई भी देश है जिसने इन 32 में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये 32 के 32 देश साथ में मिलकर उस देश के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये आर्टिकल 5 है नाटो का, ध्यान में रखिएगा, समझ गए। तो अभी क्या हुआ है, पोलैंड ने नाटो के फ्यूल नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। तो कहोगे पोलैंड तो पहले से मेंबर है। देखो, पोलैंड नाटो का मेंबर ऑलरेडी है। 1999 में ही पोलैंड नाटो का मेंबर बन गया था। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नाटो के पाइपलाइन सिस्टम की। ये नाटो के जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, इसमें यूएसए, कनाडा और जोड़ दो तो वो भी नाटो के मेंबर्स हैं। तो टोटल 32 मेंबर्स हो जाएंगे। तो इन देशों में सब में पाइपलाइन बिछी हुई हैं, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसा नहीं बिछी हुई है, बट यहाँ पर ये पाइपलाइन बिछी हुई हैं। इन पाइपलाइन के जरिए इन सब देशों को कनेक्ट कर रखा है। इन पाइपलाइन में बहता है फ्यूल। और ये कहते हैं कि भैया नाटो के जो अलग अलग मिलिट्री बेसिस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो जगह जगह इन सब देशों में बैठा रखे हैं। तो उनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हीं पाइपलाइन के जरिए फ्यूल बह जाता है। तो अभी ये पाइपलाइन पोलैंड में नहीं थी, तो अब पोलैंड कह रहा है कि भैया ये पाइपलाइन हमें भी चाहिए। तो अब ये पाइपलाइन जर्मनी से पोलैंड तक बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पोलैंड के अंदर में दोस्तों याद रखिएगा आज नाटो का एक बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग बेस है। तो पोलैंड में पाइपलाइन चला जाएगा, तो वहाँ पे फ्यूल की रिक्वायरमेंट अगर होगी, तेल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये तेल आराम से सप्लाई किया जा सकेगा, क्योंकि छोटे छोटे अलग अलग देश हैं जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो किसी को भी फ्यूल की ज़रूरत होगी, कोई वॉर में फंस चुका है, तो एकदम से एक दूसरे को ये सप्लाई कर सकेंगे। तो अभी इसी पाइपलाइन का सिस्टम बन रहा है पोलैंड। दैट सेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में कौन सा देश है जो नाटो के फ्यूल नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, वो है पोलैंड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन, कंप्लीट हॉलिस्टिक रिवीजन। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर दोबारा से मैंने पढ़ा दी है, वो भी डिटेल्स के साथ में, रिवीजन पॉइंटर के माध्यम से। चाहे आप न्यू एस्पिरेंट्स हों, चाहे नए लोग जुड़े हों मेरे साथ में, चाहे पुराने हों, सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूँ भाई, थोड़ा समय है, 1-2 दिन है आपके पास में। 499 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्राइस इंक्रीज होगा, एक बड़ा हाइक आने वाला है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और उससे पहले अपने रिव्यू जरूर से लिख के जाना कि आपको वीकली कंपाइलेशन कैसा लगता है, प्लीज रिव्यू जरूर से लिख के जाना है। बाय बाय।